नमस्कार साथियों, रीडर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी जो लास्ट कक्षा हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश कंपनी, स्वीडिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी को लेकर हुई थी। उसमें अपन ने देख लिया था कि किस तरह से डेनिश कंपनी की स्थापना होती है। उसके बाद अपन ने देखा था लास्ट में फ्रांसीसी कंपनी जो 1664 में लुई 14 के काल में स्थापित होती है। और लुई 14 कहते हैं कि मैं ही राज्य हूँ। ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा कि लुई 14 के फ्रांसीसी कंपनी, इसमें देखना 1664 फ्रांस के शासक अपने आगे लुई लगाते थे और लुई 14 जो ये कहता था कि आई एम ए स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, यानी कि मेरे ऊपर कोई राज्य नहीं है, मैं ही राज्य हूँ। लुई 14 ऐसा बोलते थे। बहुत ही क्रूर तानाशाह माने जाते हैं। और इनके एक मंत्री होते हैं इनके मंत्री द्वारा, कोलबर्ट द्वारा क्या किया जाता है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। ठीक है। कब की जाती है? 1664 में। ठीक है। ये स्थापना से ये क्या है, एक सरकारी कंपनी के रूप में स्थापित होती है। और प्रथम फैक्ट्री फ्रैंक केरो के नेतृत्व में 1668 में सूरत में स्थापित की जाती है। ठीक है। और स्थापना से कंपनी कैसी थी, एक सरकारी कंपनी के रूप में स्थापित होती है। ठीक है। फिर इसके बाद 1668 में क्या होता है कि कंपनी द्वारा क्या किया जाता है, सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। और उस टाइम जो इसके अधिकारी होते हैं फ्रैंक केरो, ठीक है, इनके द्वारा सूरत में 1668 में फ्रांसीसी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। बाद में 1669 दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, आंध्रा में, ये दूसरी फैक्ट्री स्थापित की जाती है। 1673 में पांडिचेरी में अपना मुख्य केंद्र बनाया जाता है और फोर्ट लुई की स्थापना की जाती है। ठीक है, इतनी बात हो गई। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं 1673 में 1673 में पांडिचेरी में क्या किया जाता है कि अपना मुख्य केंद्र स्थापित किया जाता है। मुख्य केंद्र स्थापित किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फोर्ट लुई की स्थापना की जाती है। फोर्ट लुई, तो फोर्ट लुई की स्थापना कहाँ की जाती है? पांडिचेरी के अंदर। कब की जाती है? 1673 के। और इसके संस्थापक होते हैं फ्रैंकोआ मार्टिन। फ्रैंकोआ मार्टिन द्वारा 1673 में पांडिचेरी में मुख्य केंद्र की स्थापना की जाती है। और वहाँ एक किले की स्थापना की जाती है जिसका नाम होता है फोर्ट लुई। 1674 में बंगाल में चंद्रनगर नामक बस्ती खरीदते हैं। फिर उसके बाद 1674 में बंगाल के अंदर चंद्रनगर को खरीदा जाता है फ्रांसीसी कंपनी द्वारा। और यहाँ पे फिर 1992 में क्या है, फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। तो ठीक है,
ये तो तीन तो फैक्ट्री होगी। पहली फैक्ट्री फ्रांसीसी कंपनी द्वारा कहाँ स्थापित की जाती है, तो आंसर आएगा सूरत में। दूसरी कंपनी कहाँ स्थापित की जाती है, दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, और बाद में बंगाल के चंद्रनगर को खरीदकर फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। ठीक है। फोर्ट लुई की स्थापना कहाँ की जाती है, पांडिचेरी के अंदर। इसे मुख्य केंद्र बनाया जाता है। उस टाइम इसके अधिकारी कौन होते हैं, फ्रैंकोआ मार्टिन। ठीक है, यहाँ तक अपन ने पहले भी देख लिया था। अब अपन देखेंगे स्वीडन अर्थात स्वीडिश कंपनी की। तो इसमें एक ही बात याद रखनी है, स्वीडिश कंपनी में कि ये कहाँ की कंपनी थी, स्वीडन की थी। स्वीडन की कंपनी थी और इसकी स्थापना होती है 1731 में। तो सबसे लास्ट में स्थापित होने वाली कंपनी थी वो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब अपन बात करेंगे कि फ्रांस और फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य भारत में एक तगड़ा संघर्ष होता है, और उस संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के माध्यम से अपन पढ़ते हैं। और वो तीन की श्रृंखला में प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से भारतीय इतिहास में पढ़े जाते हैं। और इस संघर्ष का कारण जैसे माना जाता है कि पहला कर्नाटक युद्ध, और कर्नाटक उस क्षेत्र को बोला जाता है जो कोरोमंडल के आसपास तमिलनाडु तक के क्षेत्र को उसमें शामिल किया जाता है। उस टाइम उसे कर्नाटक वाला क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं एक बार मैप में। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसे कर्नाटक क्षेत्र बोला गया है, और कोरोमंडल तट वाले क्षेत्र को। ठीक है, आप मानो तो यहाँ तक इसको ले सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कर्नाटक युद्धों के माध्यम से अंग्रेज तथा फ्रांस के मध्य संघर्ष होता है। तो अपन देखेंगे अंग्रेज तथा फ्रांसीसी के मध्य संघर्ष। ठीक है, ये संघर्ष की शुरुआत होती है कर्नाटक रियासत को लेकर, और प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है 1746 से 48 के मध्य। इसका कारण है ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि ये संघर्ष कहाँ होता है, कोरोमंडल तट में, तमिलनाडु वाला जो वर्तमान तमिलनाडु के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें ये कर्नाटक जो रियासत थी उसमें उसको लेकर अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी कंपनी के मध्य संघर्ष होता है, और उस संघर्ष को इतिहास में कर्नाटक युद्ध के नाम से पढ़ा जाता है। तो अपन पहले पढ़ेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसका समय है 1746 से लेकर 1748 ईस्वी। ठीक बात है। ये संघर्ष का कारण क्या था, तो कारण इस पहले युद्ध में संघर्ष का कारण है ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार को लेकर। एक कारण ये भी था कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा तो थी ही, तो इसके कारण में अपन देखेंगे कि अगर ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन में अगर क्वेश्चन आता है तो पहला कारण तो होगा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। ठीक है, दूसरा जो कारण होगा और जो तात्कालिक कारण माना जाता है वो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार को लेकर। दूसरा जो कारण है वो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर। ठीक है, इस तरह प्रथम युद्ध में जो फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों के मध्य संघर्ष होता है। अब अंग्रेज जो कप्तान है
वो है बर्नेट। बर्नेट मोदी क्या करते हैं कि भारत में जो फ्रांसीसी जहाज थे, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए इनमें प्रतिस्पर्धा होती है यूरोप के अंदर, लेकिन उसका प्रभाव भारत में पड़ता है और कर्नाटक युद्ध के माध्यम से उसमें अपन पढ़ते हैं। तो भारत में जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं, बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जो जहाज थे उनको क्या कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है, तथा भारत में जो फ्रांसीसी गवर्नर थे वो डुप्ले थे, वो उन जहाज़ों को छुटाने के लिए मॉरिशस से ला बुर्दने नामक एक अधिकारी को बुलाते हैं तथा मद्रास पर अधिकार कर लेते हैं। तो अंग्रेज अधिकारी का नाम है कप्तान बर्नेट। कप्तान बर्नेट वर्सेस डुप्ले। और दूसरे आते हैं क्या, जो है वो है मॉरिशस से ला बुर्दने। ला बुर्देन, ठीक है। ये कहाँ से बुलाए जाते हैं, मॉरिशस से, ठीक है। अब इनके मध्य संघर्ष होता है। कैप्टन बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाजों को क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। लेकिन ये कौन सा, ये है पहला कर्नाटक युद्ध, इसकी घटना है। और ऑस्ट्रेलिया के संघर्ष से शुरू होता है। भारत में क्या है कि अंग्रेज है कैप्टन बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जो जहाज है उनको क्या कर लिया जाता है, कब्जे में ले लिया जाता है। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, ठीक है। अब क्या होता है कि विरोध किया जाता है डुप्ले तथा फ्रांसीसी द्वारा, और इस विरोध को आगे बढ़ाने के लिए मॉरिशस से ला बुर्देन को भी बुला लिया जाता है फ्रांसीसी गवर्नर द्वारा। लेकिन इन सब कारणों से क्या होता है कि जो कर्नाटक के नवाब हैं वो नाराज हो जाते हैं फ्रांसीसियों से और अंग्रेजों के साथ जुड़ जाते हैं। तथा लेकिन बावजूद इसके कि पहले कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की स्थिति मजबूत रहती है तथा मद्रास पर क्या हो जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। किसके द्वारा, ला बुर्देन द्वारा मद्रास पर अधिकार कर लिया जाता है। इस पर अधिकार कर लिया जाता है, पहले कर्नाटक युद्ध में मद्रास पर अधिकार कर लिया जाता है। और मद्रास का जो अंग्रेज अधिकारी होता है वो मद्रास छोड़ के भाग जाता है और हुगली चला जाता है। तो मद्रास का जो अधिकारी है मार्स, वो हुगली भाग जाता है, ठीक है। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत डीपली हो जाएगा। और इसमें क्या है कि फ्रांसीसियों से नाराज हो जाते हैं कर्नाटक के नवाब। फिर आगे 1748 में ब्रिटेन तथा फ्रांस के मध्य एक संधि होती है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें क्या है, अंग्रेजों की हार हो जाती है और फ्रांसीसी जीत जाते हैं। तो अब संधि होती है 1748 में, और संधि का नाम है एक्स-ला-शापेल। इस संधि के द्वारा मद्रास क्या है, वापस लौटा दिया जाता है अंग्रेजों को, तथा कंप्लीट रूप से अंग्रेजों की हार होती है तथा फ्रांसीसियों को विजय प्राप्त होती है। और अब यूरोप में इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो अमेरिका का लुईबर्ग क्षेत्र है वो फ्रांसीसियों को देना पड़ता है मद्रास के बदले एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा। ये पहला युद्ध हो गया। तो पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ, 1746 से 48 के मध्य। अंग्रेज अधिकारी थे कैप्टन बर्नेट, जो फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लेते हैं। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा इसका जवाब दिया जाता है तथा मॉरिशस से ला बुर्देन को भी बुला लिया जाता है। मद्रास पे इनके द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। मद्रास का जो अंग्रेज अधिकारी है, ये कौन है, अंग्रेज अधिकारी, ये क्या है, छोड़कर हुगली भाग जाता है तथा ये बंगाल में है, ठीक है। और फिर 1748 में एक्स-ला-शापेल की संधि द्वारा
वापस मद्रास किसको लौटा दिया जाता है, अंग्रेजों को लौटा दिया जाता है। तथा अब एक लुईबर्ग क्षेत्र है अमेरिका का, यूरोप में अगर प्रभाव देखेंगे तो लुईबर्ग क्षेत्र किसे लौटा दिया जाता है, फ्रांसीसियों को लौटा दिया जाता है। और अंग्रेज कंप्लीट रूप से प्रथम कर्नाटक युद्ध में हार जाते हैं, लेकिन तो कर्नाटक का रियासत का जो नवाब था वो फ्रांसीसियों से नाराज हो जाता है। ठीक बात। अब अपन पढ़ेंगे दूसरा कर्नाटक युद्ध। अब पहले कर्नाटक युद्ध के दौरान एक सेंट टोमे का युद्ध होता है, जिसमें अब कर्नाटक के जो नवाब हैं वो तथा फ्रांसीसी, उनमें एक छोटा सा युद्ध होता है जिसमें क्या है कि फ्रांसीसी की विजय होती है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान कौन सी संधि होती है, एक्स-ला-सापेल, और एक युद्ध होता है उसे नाम दिया है सेंट टोमे का युद्ध। ये युद्ध होता है किसके मध्य, कर्नाटक के हैं अवनुरुद्दीन और महफूज खां, अवनुरुद्दीन और महफूज खां, ठीक है, और फ्रांसीसी डुप्ले के मध्य। इस युद्ध में भी क्या है कि फ्रांसीसियों की विजय होती है और कर्नाटक रियासत के नवाब तथा सेनापति इस युद्ध में हार जाते हैं। ठीक है, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान की ही घटना है। ठीक है, याद रखना कब से कब हुआ, 1746 से 48 के मध्य। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट, फ्रांसीसी डुप्ले, लाबुर्दैन मॉरिशस से बुलाया जाता है, मद्रास पे अधिकार कर लिया जाता है, मार्स भाग जाता है, हुबली नामक स्थान पर अंग्रेजों की हार होती है। एक्स-ला-सापेल की संधि 1748 किस युद्ध के बाद, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद इस संधि द्वारा लुईबर्ग क्षेत्र अमेरिका का वापस फ्रांसीसियों को दिया जाता है और मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात हो गई अपनी कंप्लीट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय सेकंड कर्नाटक युद्ध, ये युद्ध होता है 1749 से 1754 के मध्य, और इसका जो कारण है वो भारतीय रियासतों का आंतरिक संघर्ष। ठीक है, 1749 से 1754। ठीक है, इस युद्ध का जो कारण है वो कारण है भारतीय रियासतों का आंतरिक संघर्ष। भारतीय रियासतों का आंतरिक संघर्ष। ठीक है, इस युद्ध का कारण होता है। अब इस भारतीय रियासत कौन सी है, एक तो कर्नाटक रियासत है जिसमें अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य, तथा हैदराबाद रियासत में अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य। तो पहले तो है कर्नाटक रियासत। कर्नाटक में अंग्रेज जो समर्थक थे वो तो थे अवनुरुद्दीन, क्योंकि सेंट टोमे के युद्ध में फ्रांसीसियों ने इन्हें हरा दिया था। ठीक है, अनवरुद्दीन। ठीक है, ये तो है अंग्रेज समर्थक। ठीक बात। और इनके मध्य है चंदा साहब, जो है फ्रांसीसी समर्थक। ठीक है, दूसरी रियासत है वो है हैदराबाद रियासत। दूसरी जो रियासत है वो है हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत में अंग्रेजों के पक्ष से है नासिर जंग, और फ्रांसीसियों के जो समर्थक हैं वो मुजफ्फर जंग। तो हैदराबाद रियासत में अंग्रेज जो समर्थक हैं वो तो है नासिर जंग। ठीक है, और जो फ्रांसीसी समर्थक हैं वो है मुजफ्फर जंग।
ठीक है, इन दोनों के मध्य क्या होता है, संघर्ष होता है। और संघर्ष का जो लड़ाई होती है वो अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के मध्य होती है। उसका जो एक तो कारण कॉमन रहेगा कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा इनके मध्य संघर्ष का मुख्य कारण हमेशा तीनों युद्धों में रही है। लेकिन जो पहला युद्ध है उसमें यूरोपीय ऑस्ट्रिया को लेकर भारत में संघर्ष होता है। दूसरा जो कारण है वो क्या है कि अंग्रेज समर्थक हैं अवनुरुद्दीन तथा फ्रांसीसी समर्थक है चंदा साहब, ये अपने अपने जो चहीते हैं उनको कर्नाटक या हैदराबाद रियासत में स्थापित करने के लिए आपस में संघर्ष करवाते हैं तथा इनका जो संघर्ष है वो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत 1749 से लेकर 1754 के मध्य इतिहास में जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव रहती है। दूसरा, रियासतों में आंतरिक कलह भी होती है। तीसरा, जो हमेशा एक कॉमन कारण रहा है कि ये लोग आपस में सैनिक प्रभुत्व तथा रियासती प्रभाव जमाने के लिए एक दूसरे से संघर्ष करते थे। अब इसमें घटनाएं होती हैं कि डुप्ले, चांदा साहब और मुजफ्फर जंग ने संधि गुट का निर्माण किया। और इसमें क्या होता है कि आपस में ये एक दूसरे से संधि कर लेते हैं दोनों रियासतों के अंतर्गत, जिसमें डुप्ले द्वारा, फ्रांसीसी डुप्ले द्वारा चांदा साहब से, अंग्रेज द्वारा किससे, अवनुरुद्दीन से कर ली जाती है संधि। अब चांदा साहब कर्नाटक को नवाब बना दिया जाता है और 1749 में तीनों की संयुक्त सेना अंबूर के युद्ध में पराजित हो जाती है। ठीक है, अब ये हो गई 1749 की घटना, जिसमें अंबूर के युद्ध में जो अंग्रेज समर्थक अवनुरुद्दीन की सेना तथा नासिर जंग की सेना संयुक्त रूप से अंबूर के युद्ध में हार जाती हैं तथा चांदा साहब को क्या बना दिया जाता है, कर्नाटक रियासत का नवाब बना दिया जाता है। अंबूर का युद्ध कब है, 1749। ठीक है, इस युद्ध में क्या क्या होता है कि संयुक्त सेना, जिसमें अवनुरुद्दीन, नासिर जंग तथा अंग्रेज वर्सेस होते हैं डुप्ले, चांदा साहब और चंदा साहब। ठीक है, ये क्या है, जीत जाते हैं। चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया जाता है तथा बुरी तरह से पराजित होते हैं अंग्रेज। अब क्या होता है, यहाँ तक अंग्रेज क्या है, हारते जाते हैं। लेकिन 1750 के बाद हैदराबाद का नवाब मुजफ्फर जंग को बना दिया जाता है। अब कि कर्नाटक में तो हो गया, नवाब किसे बना दिया गया, चांदा साहब को, और 1750 में मुजफ्फर जंग को किसका नवाब बना दिया जाता है, हैदराबाद का नवाब बना दिया जाता है। ये दोनों फ्रांसीसी समर्थक होते हैं। लेकिन 1750 के बाद क्या है कि अंग्रेजों की क्या है, लास्ट हार होती है और फ्रांसीसियों की हार प्रारंभ होने लगती है। फ्रांसीसी कमांडर बुशी की एक सेना हैदराबाद में स्थापित कर दी जाती है। अब हैदराबाद रियासत में मुजफ्फर जंग को तो क्या बना दिया, नवाब बना दिया। लेकिन जो शाइक संधि की थोड़ी बहुत जो व्यवस्था है वो यहाँ से शुरू हो जाती है कि एक हैदराबाद रियासत के अंदर बुशी द्वारा जो फ्रांसीसी गवर्नर या अधिकारी के रूप में स्थापित एक सेना को स्थापित कर दिया जाता है, जो बाद में वेलीजेली द्वारा क्या है, पूर्ण रूप से इसमें स्थापित होती है 1800 के आसपास। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि मुजफ्फर जंग ने डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण का हिस्सा दिया तथा बुशी के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी सेना हैदराबाद में रखी। अब जब मुजफ्फर जंग को क्या बना दिया जाता है, हैदराबाद का नवाब बना दिया जाता है,
तो कृष्णा नदी के दक्षिण का क्षेत्र, कृष्णा नदी के दक्षिणी क्षेत्र, एक तो ये। दूसरा, कृष्णा नदी का दक्षिणी क्षेत्र तथा बुशी के द्वारा, कैप्टन बुशी की बुशी को सेना के साथ हैदराबाद में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक बात है। इस प्रकार जो डुप्ले द्वारा सहायक संधि की शुरुआत कर दी जाती है, क्योंकि ये जो सहायक संधि के माध्यम से ही हैदराबाद में फ्रांसीसी सेना को स्थापित किया जाता है, जो अंग्रेज गवर्नर जनरल वेलीजेली द्वारा बड़े तौर पर इसे स्थापित की जाती है 1800 के आसपास। अब अंग्रेज इसमें क्या है, अब तक क्या होती है कि हैदराबाद के अंदर मुजफ्फर जंग और चंदा साहब को कर्नाटक के अंदर रियासतों का नवाब बना दिया जाता है फ्रांसीसियों द्वारा। 1750 तक क्या होते हैं, ये लोग जीतते जाते हैं, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों को हराते जाते हैं। अब 1750 के बाद 1750 में क्या है कि मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो जाती है तथा उसके स्थान पर हैदराबाद में सलावत जंग को क्या बना दिया जाता है, नवाब बना दिया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव आ जाते हैं, अंग्रेज गवर्नर जनरल, अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव। इनके द्वारा अर्काट पर क्या कर लिया जाता है, घेरा डाल लिया जाता है। मद्रास में अर्काट पर घेरा डाल लिया जाता है तथा फ्रांसीसियों द्वारा इस घेरे के विरोध में जो है वो त्रिचन्नापल्ली का घेरा जो उन्होंने पहले अंग्रेजों के विरुद्ध डाल रखा था उसे उठाना पड़ता है तथा अर्काट पर रॉबर्ट क्लाइव द्वारा विजय प्राप्त कर ली जाती है। यही वो हार थी। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा क्या फ्रांसीसियों की हार शुरू हो जाती है और अंग्रेजों के साथ फ्रांसीसियों ने जो पांडिचेरी की संधि करनी पड़ती है। ठीक है। इस टाइम क्या है कि डुप्ले हारने के बाद इन्हें वापिस फ्रांस बुला लिया जाता है तथा उनके स्थान पर जो अधिकारी भेजा जाता है गोहेडू वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। और 1750 तक क्या है कि डुप्ले रहते हैं और उसके बाद डुप्ले को बुला लिया जाता है। अर्काट पर जो अंग्रेजों की विजय होती है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 210 सैनिकों के साथ रॉबर्ट क्लाइव द्वारा अर्काट पर अधिकार कर लिया जाता है। इसके बाद ये जो संधि होती है गोहेडू तथा रॉबर्ट क्लाइव के मध्य, जिसे पांडिचेरी की संधि के नाम से जाना जाता है। पांडिचेरी की संधि। इस संधि के बाद क्या है कि फ्रांसीसियों की हार हो जाती है और अंग्रेज यहां से अपनी जीत को सुनिश्चित कर लेते हैं। अब आगे इसमें कि कंपनी के साथ युद्ध में चंदा साहब मारा गया और कंपनी ने 1754 में मोहम्मद अली को नवाब बना दिया जो अवनुरुद्दीन के पुत्र थे। फ्रेंच सरकार ने युद्ध में उलझे रहने के कारण डुप्ले को वापस बुला लिया तथा उसके स्थान पर गोहेडू को कहाँ भेजा, भारत में भेजा। 1755 में पांडिचेरी की संधि होती है। कब होती है? 1755 में। दोनों
द्वारा आपस में जो जीते क्षेत्र हैं उन्हें वापस लौटा दिया जाता है, लेकिन दोनों पक्ष भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये सब क्या है कि जो हैदराबाद और कर्नाटक रियासत में जो एक दूसरे का हस्तक्षेप किया गया फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों द्वारा, उसे आगे जारी न रखने की बात इस संधि में कही जाती है। तथा एक जो मुख्य बात है, मुगल शासक या किसी भारतीय शासक से उपाधि ग्रहण नहीं करेंगे। अब डुप्ले ने पांडिचेरी की संधि के संबंध में कहा कि गोयडू ने देश का विनाश तथा असम्मान के साथ संधि की है। अब डुप्ले जो आगे के अधिकारी आते हैं, इनके बारे में ये कहते हैं कि असम्मान तथा देश के अहित में संधि की है। इससे आगे चलता है तीसरा कर्नाटक युद्ध, जो 56 से 63 के मध्य लड़ा जाता है। तो सेकेंड कर्नाटक युद्ध रियासतों के कारण लड़ा जाता है, हैदराबाद और कर्नाटक रियासत, जिसमें अलग अलग पक्षों द्वारा अलग अलग नवाब बनाने को लेकर संघर्ष शुरू होता है, जो किस संधि के माध्यम से अर्काट पर मद्रास पर रॉबर्ट क्लाइव द्वारा क्या कर ली जाती है, विजय प्राप्त कर ली जाती है, तथा डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया जाता है। उनके स्थान पर गोहेडू नामक नए गवर्नर को भेजा जाता है, जिसके द्वारा 1755 में पांडिचेरी की संधि की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा कर्नाटक युद्ध। तो यहां देखते हैं अपन तीसरा थर्ड कर्नाटक युद्ध। थर्ड कर्नाटक वॉर ये लड़ा जाता है 1756 से लेकर 1763 के मध्य, 1756 से 1763 ईस्वी। ठीक है, इस युद्ध में क्या होता है कि कारण है यूरोप में ब्रिटेन तथा फ्रांस के मध्य सब वर्षीय युद्ध, जो 56 से 63 के मध्य यूरोप में फ्रांस तथा ब्रिटेन के मध्य सप्तवर्षीय संघर्ष के नाम से युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध के कारण ही भारत में क्या है कि युद्ध आपस में होते हैं। ठीक है, अब इसके जो घटनाएं हैं, 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में फ्रांसीसियों की बस्तियों जैसे चंद्रनगर, कासिम बाजार, हुबली पर कब्जा कर लिया। फिर 1758 में क्या है, काउंट डी लेली को भारत भेजा जाता है। अब क्या होता है कि 1757 तो बंगाल के क्षेत्र है, जिनमें चंद्रनगर, कासिम बाजार और हुबली पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। चंद्रनगर, हुबली ये बंगाल के क्षेत्र हैं। इन पर जो फ्रांसीसी क्षेत्र में थे, उन पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। अब काउंट डी लाली को क्या बुला लिया जाता है, वापिस गोयडू के स्थान पर भेजा जाता है 1758 में। डी लाली ये फ्रांसीसी अधिकारी भारत में गवर्नर के रूप में स्थापित किया जाता है, जिनके द्वारा मद्रास का असफल घेरा डाला जाता है। अब वापिस मद्रास पर असफल घेरा डालने का प्रयास किया जाता है, जिसमें अंग्रेजों को सफलता मिलती है, और यह है डी लाली की एक असफल नेतृत्व का परिचय दिया जाता है 1758 में। फिर इसके बाद 22 जनवरी 1707 में वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश कमांडर आयरकुट और लाली को हरा दिया जाता है, और फ्रांसीसियों की निर्णायक हार होती है। इसी के साथ ही ड्यूमा डुप्ले द्वारा भारत में निर्मित जो व्यवस्था थी वो धराशायी हो जाती है, और 1763 में पेरिस की संधि द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो जाता है। फ्रांस की हार हो जाती है, तीनों कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाते हैं। तथा इस संधि में जो प्रावधान होते हैं, फ्रांसीसी बस्तियां वापिस क्या है,
लौटा दी जाती हैं, लेकिन इन्हें विस्तार तथा आगे जो व्यापार की जो बढ़ने की परमिशन है उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। फ्रांस की सरकार भारत की आज़ादी के बाद भारतीय सरकार से अनुरोध पर फ्रांसीसी बस्तियों जैसे पांडिचेरी, चंद्रनगर, कारिकल आदि को गणतंत्र भारत को सौंप देती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 1758 में डी लाली को भेजा जाता है जिसने मद्रास पर क्या कर दिया जाता है, हमला करता है, जो असफल हो, अंग्रेजों द्वारा असफल कर दिया जाता है। अब इसके बाद तीसरे कर्नाटक युद्ध की जो घटना है वो है कि 22 जनवरी, कब की बात है, 22 जनवरी 1760 में वांडीवास के युद्ध में, 22 जनवरी 1760 को वांडीवास के युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में लाली तथा आयरकुट तो अंग्रेज तो है, अंग्रेज अधिकारी है आयरकुट, और फ्रांसीसी अधिकारी है कौन, डी लाले। के मध्य युद्ध होता है जिसमें अंतिम रूप से फ्रांसीसियों की हार होती है। किसकी हार होती है, फ्रांसीसी हार होती है। और भारत में इसके बाद इनका क्या है कि जो एक यूरोप में इनके साथ एक संधि की जाती है, और जो डुप्ले ने एक कूटनीति के द्वारा भारत में जो साम्राज्य फ्रांसीसी कंपनी का स्थापित किया था वो वांडीवास के युद्ध के बाद क्या हो जाता है, पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। कब होता है, 1700, ये युद्ध महत्वपूर्ण है। कब होता है, सेंट टोमे का युद्ध कब होता है, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध के दौरान। वांडीवास का युद्ध कब होता है, तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान। इसके बाद 1763 में यूरोप के अंदर सब वर्षीय जो संघर्ष था वो समाप्त हो जाता है और पेरिस की संधि होती है। ठीक है, ये पेरिस की संधि कब होती है, 1763 में। इस संधि में जो प्रावधान किए जाते हैं कि दोनों द्वारा जीते हुए क्षेत्र वापस लौटा दिए जाते हैं, लेकिन फ्रांसीसियों द्वारा किलेबंदी तथा विस्तार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों पर। फ्रांस की सरकार में भारत और अब यहाँ क्या सीमित हो जाते हैं, फ्रांसीसी 1763 के बाद, तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद। अब फ्रांसीसी की भारतीयों में जो भूमिका रहती है वो है गणतंत्र भारत में। गणतंत्र भारत यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद क्या है, चंद्रनगर, पांडिचेरी और दो ऐसे और क्षेत्र हैं जैसे मोहे, कारिकल और यनम। इन्हें मोहे, कारिकल, यनम, इनको 1952 को भारत सरकार को लौटा दिया जाता है। इस तरह तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। गणतंत्र भारत में चंद्रनगर, पांडिचेरी, मोहे, कारिकल और यनम को भारतीयों 1952 में भारत को लौटा दिया जाता है। वांडीवास युद्ध से इस कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। इसमें अंग्रेज अधिकारी आयरकुट, फ्रांसीसी डी लाली, जिसमें फ्रांसीसियों की हार होती है। पेरिस की संधि यूरोप के अंतर्गत की जाती है, जिसमें यह तय किया जाता है कि अब भारतीय में फ्रांसीसी कंपनी के विस्तार तथा किलेबंदी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तथा भारत में फ्रांसीसियों की जो है सीमित क्षेत्र तक एरिया बांट दिया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन कक्षा में पढ़ेंगे कि उत्तर मुगल कालीन शासक तथा उनकी भूमिका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।